संघ के पास इतना कहां से पैसा आया कि केशव कुंज का निर्माण हो गया। बीजेपी के पास इतना कहां से पैसा आया कि पूरे देश भर में जिला कमेटियों का भवन जो है वो क्या कहते हैं 5 सितारा भवन बन के तैयार हो गया। हर कमरे में एसी लगा हुआ, उससे बिजली का बिल कहां से आता है। तो अगर ये सब जांच हो गई तो आप कहाँ के रहेंगे। तब आप कहेंगे कि ये जो है दम घोटने की कोशिश हो रही, गला घोटने की कोशिश हो रही। आपने अभी छावा बनाई, ये भी आम बाई एंड लार्ज ऐतिहासिक तथ्यों को दुरुपयोग करके प्रोपगेंडा फिल्म बनाई जो कुल मिला के हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार चौड़ी करे। तो मानना केवल ऋषिकांत दुबे पर ही दाखिल होने की बात नहीं है, उपराष्ट्रपति पर भी। केंद्र सरकार स्वयं सक्षम है, वो जो है क्या कहते हैं, मैं गवर्नर की रिपोर्ट लेके, मैं जो इनडायरेक्ट बात है कि गवर्नर की रिपोर्ट लेके उससे जो भी करना हो करे, उसमें आप हमारी जो है कंधे पर क्यों रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। बंगाल की उसकी जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो आज है वो याचिका, कल उन्होंने उल्लेख किया गवाही के कोर्ट में, तो उस पर गवाही फट पड़े कि बोले हम पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप है और आप चाहते हैं कि हम केंद्र को परमादेश जारी करें कि आप ये भी करिए, आप वो भी करिए। तमिलनाडु सरकार बनाम गवर्नर की भूमिका। मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उसमें राष्ट्रपति से लेकर गवर्नर सब लपेटे में आए और सबके क्षेत्र एक तरह से सीमित कर दिए गए कि आप बिल को कितने दिन तक रोक सकते हैं और उसके बाद आपको लौटाना पड़ेगा, अगर नहीं लौटाए तो स्वतः पास माना जाएगा। इस पे किरण रिजिजू से लेके अब देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में कितनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वक्फ बोर्ड वाला मामला था, उपराष्ट्रपति से लेकर निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा सब पिल पड़े। अभी मामला है मुर्शिदाबाद का, बंगाल में, वहां हिंसा भड़की हुई। मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला और सुप्रीम कोर्ट ने चुटकी ली है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं राष्ट्रपति को फिर निर्देश दूं, क्योंकि पहले नेताओं ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता, संसद को निर्देश नहीं दे सकता। तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम है या राष्ट्रपति को निर्देश देना पड़ेगा। तो बड़ा दिलचस्प मामला हो गया है। तो क्या चल रहा है इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा है इसी विषय में। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। जेपी सिंह साहब हैं, एज यूजुअल आप सुनते ही हैं, एडवोकेट भी हैं, पत्रकार संपादक भी हैं। तो जरा समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इस तरह की टिप्पणी कि क्या मैं राष्ट्रपति को निर्देश दूं, कोई डायरेक्शन दूं। ऐसे ही आरोप लगते हैं कि जुडिशियरी जो है विधायिका में हस्तक्षेप कर रही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मसला था, सीधे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलते, होम मिनिस्टर से मिलते और हो जाता। तो चर्चा इसी को बढ़ाते हैं। स्वागत है सर जी। क्या हुआ कोर्ट में देखिए सर, साहब, बड़ा जी। कोर्ट की बात बाद में करते हैं, पहले साहित्य से शुरू करते हैं। जी जी। राही मासूम रजा की बहुचर्चित किताब है आधा गांव। ये वही राही मासूम रजा है जिन्होंने महाभारत लिखा था मुसलमान होते हुए भी, जो सुपर डुपर हिट हुआ था। शायद कोई हिंदू लिखता तो हो सकता है कि इतना कलात्मक रूप से जो है महाभारत न पेश होता जितना राही मासूम रजा ने लिखा। क्योंकि उन्होंने जो कुछ लिखा पूर्वाग्रह से मुक्त होकर लिखा। बाकी लोगों का पूर्वाग्रह पांडवों के प्रति, कृष्ण के प्रति, किसी के भी प्रति हो सकता था। खैर, तो जब उनकी किताब आधा गांव आई तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए गई, तो उसमें नामवर सिंह जी उस समय साहित्य अकादमी पुरस्कार के बहुत बड़े नियंता थे। जिसको चाहते थे उसको मिलता था, जिसको चाहते थे उसको नहीं मिलता, नहीं चाहते थे तो नहीं मिलता था। इनकी किताब इस आधार पर रिजेक्ट हो गई कि इसमें इनके पात्र गाली बहुत बकते हैं। ओरिजिनलिटी तो वही था ये गाली बहुत बकते हैं, तो गाली बहुत बकते हैं, तो ऐसे उसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। तो जब मैंने आधा गांव किताब राजकमल प्रकाशन से खरीदी थी, तो उस समय उस किताब के बीचों बीच में 2-3 पन्ने का आत्मकथ्य था, जो है क्या कहते हैं राही मासूम रजा का, जिसका जिस्ट ये था कि मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किताब नहीं लिखता। जब मैं कोई पात्र रचता हूं और उसमें जान आ जाती है तो वो पात्र अपनी चाल चलने लगता है।
और वो गाली उसमें बकेगा कि उसमें क्या करेगा, ये मैं जो है क्या कहते हैं, मतलब मैं डिसाइड नहीं करता, फिर मेरा पात्र डिसाइड करता है कि वो उस समय क्या रिएक्शन देगा। इसको आप जरा जुडिशरी, केंद्र सरकार, कॉलेजियम सब मिला जुला के जरा देखिए कि जब आपने एक बार जज की कुर्सी पर किसी को बैठा दिया और उसमें प्राण आ गया, उसी तरह जैसे गुड़िया है तो आप जैसे चाहे वैसे न चाहे, लेकिन जब प्राण आ जाता है तो गुड़िया आपके इशारों पर नाचने से इनकार कर देती है। फिर आप तो किसी से भी पूर्ण समर्पण की आशा करते हैं, किसी ने जरा से चिकोटी भी हल्की सी काट दी तो आप तिलमिला जाते हैं, क्या है मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। तो कुछ वो हाल आज की डेट में जुडिशरी का हो गया, क्योंकि पिछले 10 साल से जुडिशरी बाई लाल राग दरबारी में लगी हुई थी, और उसमें जो थोड़ा सा एक वो आदेश आ गया, उसके बाद ये आदेश आ गया। वो आदेश माने गवर्नर वाला आ गया, और उसके बाद वक्त वाला उन्होंने तुरंत सुन लिया, तुरंत रुक कर दिया। अब नतीजा है कि नीचे से ऊपर तक आग लग गई, और इस आग की जद को बर्दाश्त करना और चुप रहना, किसी भी विपरीत परिस्थिति में चुप रहना सबसे बड़ा जो है वो क्या कहते हैं हथियार होता है। पति पत्नी में रोज झगड़ा होता था तो पत्नी गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको एक ऐसा सिरप देता हूं कि जब झगड़ा हो तो मुंह में उसको भर लीजिए, और झगड़ा खत्म हो जाए तो उसको पी लीजिए, तब तक मुंह खाली नहीं रखिए। तो उन्होंने एक सिरप दे दिया। अब जब झगड़ा शुरू हो तो पत्नी को याद आ जाए डॉक्टर सिरप दिए हैं, तो मुंह में भर लिया। अब वो अपने पति के किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही, तो झगड़वा कहाँ बढ़ेगा आगे। तो कुछ दिन में मामला सब शांत हो गया। तो कुल मिला के 100 बोलता न एक चुप्पा। अब इसमें आपके किरण रिजिजू साहब से लेके वाइस प्रेसिडेंट और जो है आपके क्या कहते हैं निशिकांत दुबे, सबने जो है किया। अब इसका रिपरकशन देखिए। कल जो है वो अदालत में विष्णु शंकर जैन ने, जो आजकल हिंदू उसके बड़े चैंपियन हैं, उन्होंने अनुच्छेद 355 के तहत, वो 355 मैंने उसके 356 355 के तहत ये उठाया कि उसका विस्तार होना चाहिए, जो और उनकी घटनाएं हैं क्या कहते हैं आपके बंगाल की, उसकी जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो आज है वो याचिका। कल उन्होंने उल्लेख किया गवाही के कोर्ट में, तो उस पर गवाही फट पड़े कि बोले हम पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप है, और आप चाहते हैं कि हम केंद्र को परमादेश जारी करें कि आप ये भी करिए, आप वो भी करिए। अब उसके लिए कह रहे हैं। अब इसमें तो पूरा अदालत सन्न हो गई कि अरे कोर्ट ने ऐसा रिएक्शन दे दिया कि भाई हमारे ऊपर आरोप है और हम केंद्र को परमादेश जारी करें कि आप ऐसा कीजिए। अरे भाई केंद्र सरकार स्वयं सक्षम है, वो जो है क्या कहते हैं, मैं गवर्नर की रिपोर्ट लेके, मैंने जो इनडायरेक्ट बात है कि गवर्नर की रिपोर्ट लेके उससे जो भी करना हो करे, उसमें आप हमारी जो है कंधे पर क्यों रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। और हमारे ऊपर आरोप भी है कि हम जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रहे हैं। अभी आज आप आरोप लगा रहे, कल विपक्ष भी लगा सकता है कि आप सरकार के मास्टर्स वाइस हो गए, जैसा कि विपक्ष लगाता रहा। इसके बाद मामला आया अवमानना याचिका के लिए। एक वकील साहब ने कहा कि साहब अवमानना याचिका की अनुमति मिलनी चाहिए। तो उनका कहा है कि अनुमति आप डायरेक्ट इस पे मुकदमा कीजिए, आप डायरेक्ट रेट दाखिल कीजिए, अनुमति इसमें क्या जरूरत है। जबकि इसके पहले होता था कि जो है वो अनुमति जो है नहीं मांगी उनकी। हालांकि एक अनुमति के लिए अटॉर्नी जनरल को भेजा गया है, जिस पर वो फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने न रिजेक्ट किया है न एक्सेप्ट किया है। लेकिन कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आप सीधे भी दाखिल कर सकते हैं। तो इससे मामला स्पष्ट हो गया, आप सीधे भी अवमानना दाखिल हो सकती है। अवमानना केवल निशिकांत दुबे पर ही दाखिल होने की बात नहीं है, उपराष्ट्रपति पर भी। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के मामले में एक आपको हम अंतर बताते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा मिलकर हटा सकती है कि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे उनके खिलाफ, और उसके बाद उपराष्ट्रपति को, उसके बाद जो है लोकसभा में जाए, लोकसभा में भी पारित हो जाए तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के पद पर एक बार कोई व्यक्ति आ गया तो उसको महाभियोग, जैसे आपके जजों पर महाभियोग से हटाया जा सकता है, वैसे ही राष्ट्रपति को भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। और ये प्रक्रिया सेम टू सेम है जैसे जजों के बारे में,
वैसे ही जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति के बारे में भी, लेकिन उपराष्ट्रपति को ये इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में आपके क्या कहते हैं केवल संसद ही नहीं, विधानमंडल दल के लोग भी वोट देते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल राज्यसभा के लोग वोट देते हैं और लोकसभा के लोग देते हैं। इसलिए राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके लोकसभा में भेजिए, और लोकसभा में अगर पास हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो उनको वो इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है जो आपके राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसलिए उनके खिलाफ भी अवमानना की याचिका जो है, और ये बात जो मतलब प्रिंट मीडिया में आ रही है कि दोनों लोगों के खिलाफ अवमानना की याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज या कल में दाखिल हो सकती है। इसके बाद फिर एक मामला आया ओटीटी, और जो तमाम जो मीडिया है उसके ऊपर जो अश्लील कार्यक्रम आ रहे हैं उस पर रोक लगाने की याचिका जो है वो भी विष्णु शंकर जैन ने दाखिल कर रखी है। अब वो जो है आया तो उन्होंने कहा कि इसमें आप हमसे क्यों करें, केंद्र सरकार से कहिए जो इसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं नियम कानून बनाए, हम क्यों नियम कानून बनाए। और फिर उन्होंने वही बात दोहरा दी कि हम पर तो भाई कार्यपालिका विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप है, तो हम ये सब करेंगे तो फिर हो जाएगा कि देखिए ये ओवर डूइंग कर रहे हैं और ये उसमें आगे बढ़ करके जो है ये कर रहे हैं। इसलिए ये जो अश्लील सामग्री है ओटीटी पर, ये हमारे कंधे पर रख के क्यों आप बंद करना चाहते हैं, आप सीधे केंद्र सरकार के पास जाइए। वो जो है जितने प्रोपगंडा फिल्म है, 8-10 प्रोपगंडा फिल्म बनी है 10 साल में, जी और जी फूले जी फिल्म पे रोक लगा दी गई है। नहीं, फूले भाई नहीं रोक लगा दी गई है, पुराण जो मलयालम में है, हिंदी में होती तो पता नहीं क्या हो जाता। हालांकि अब हिंदी में 24 तारीख से ही आपके जो है सारी भाषाओं के साथ हिंदी में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। अब नेटफ्लिक्स पर ओरिजिनल रिलीज होगी या कट के बाद रिलीज होगी ये मैं नहीं जानता, ये तो रिलीज होने के बाद पता चलेगा। लेकिन ओरिजिनल फिल्म में तमाम कट्स जो है वो क्या कहते हैं लगवाए गए हैं, आपको बता दें। तो कहने का मतलब है कि जो प्रोपेगेंडा फिल्म आप बना रहे थे तब आपका कैरेक्टर ढीला नहीं था, दूसरों ने जरा सी गर्दन झुकाई तो कहते हैं ना दिल में बची है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाओ देख लो भाई, आप बना रहे थे प्रोपेगेंडा फिल्म तो कोई बात नहीं, न सेंसर कट कर रहा था न कुछ कर रहा था। आपने अभी छावा बनाई, ये भी आम बाई एंड लार्ज ऐतिहासिक तथ्यों को दुरुपयोग करके प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई जो कुल मिला के हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार चौड़ी करे, और उसमें औरंगजेब को लेकर कितना बवाल हुआ। अब हालांकि जो है लोगों ने चुप्पी साध रखी है क्योंकि मोहन भागवत ने डांट लगा दी। अब वो औरंगजेब की कब्र खोदने का मामला हो गया। दूसरी ओर जो है वो जो आपके बाकी लोग हैं बौद्धवादी हैं, वो कह रहे हैं कि जब बौद्ध मंदिर निकल रहा है तो कहाँ से खुदाई कराओगे, खुदाओ ना सब मंदिर खुदवाओ, हम भी तैयार हैं, देखो कौन सा बौद्ध है और कौन सा तुम्हारा है। और ये सर्वविदित है कि जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके सत्ता संभाली थी तो कैलकुलेटिव वे में बौद्ध धर्म के स्तूप, बौद्ध धर्म के मंदिर, महात्मा बुद्ध की मंदिर का जो है वो या तो ध्वस्तीकरण हुआ था या हिंदूकरण हुआ था। बहुत से तोड़ दिए गए थे, जो बच गए संयोग से बच गए। तो ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि वो दब गया मामला, तो प्रोपेगेंडा फिल्म, और इन्होंने पुराण बना दी तो आपको परेशानी है, इन्होंने जो है फूले बना रहे हैं तो आपको परेशानी है। अच्छा, और मैं आपके मंच से कह रहा हूं, मुझे किसी ब्राह्मण से कोई विरोध नहीं है, मुझे ब्राह्मणवाद से उसी तरह विरोध है जैसे कि क्षत्रियवाद से भी विरोध है, जैसे लालावाद से भी विरोध है, जैसे दलितवाद से भी विरोध है। अगर हम सब लोग बराबर के नागरिक हैं तो हम क्यों एक दूसरे का विरोध करें यार। वाद जो चला है उसका विरोध कीजिए, वाद का विरोध कीजिए, जो है वो जो कोई किसी पैदाइशी है तो उसमें उसकी क्या दोष या उसका क्या गुण है आपसे बता रहे। मैं अगर क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ तो उसमें हमारा क्या योगदान है, आप अगर दलित कुल में पैदा हुए तो उसमें आपका क्या योगदान है। आपसे पूछा गया था क्या कि आप दलित क्या पैदा होना चाहते हैं कि नहीं, और दलित क्या पैदा होना चाहते हैं तो किसके घर में पैदा होना चाहते हैं, जगजीवन राम के घर में कि जो है रामविलास पासवान के घर में की, जो है बूटा सिंह के घर में की, जो है मतलब अपने वो जो है क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर में। हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा गया था तो हम कहते कि जो है क्या कहते हैं जोधपुर के राजा के यहाँ पैदा करो, आपके कर्नाटक में वाडियार के यहाँ पैदा करो, हमको रघुवीर नारायण सिंह क्या क्यों पैदा कर दिया यार। तो वो कहने का मतलब है इसमें आपका कोई योगदान तो है नहीं, लेकिन जो वाद चलाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि उनकी पैदाइश महज संयोग वश है,
और उसको वो अपना विशेषाधिकार समझ के जो वाद चलाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, या चाहे किसी भी कास्ट के लोग हों। तो कास्ट में जी। आप पैदा हो गए तो ये संयोग है, ये कोई वो नहीं है, कैलकुलेटिव नहीं है कि आप वहीं पैदा होना चाहते थे। आपसे पूछा गया कि आपका कौन सा धर्म होगा, कि आप पैदाइश से हिंदू मान दिए गए, आपका पैदाइश ही कर्मकांड होने लगा। तो उसी तरह जो वाद है वो मतलब वहीं से गड़बड़ी होती है वाद चलाने पर। आपको अब जैसे उत्तर नहीं प्रदेश तो में घनघोर आरोप है कि क्षत्रियवाद चल रहा है। अब जहां चल रहा हो वहां चल रहा होगा, हम तो क्षत्रिय हैं, हमको तो अभी तक कुछ नहीं मिला। हम उसी तरह टैक्स दे रहे हैं, हम उसी तरह जो है इनकम टैक्स का रिटर्न भर रहे हैं, हम उसी तरह जो है क्या कहते हैं धक्का परेड कर रहे हैं जैसे कोई आम नागरिक करता है। तो किस बात के हम क्षत्रिय हैं, आप बताइए हमको। तो कहने का मतलब है कि ये सब कहने की बातें हैं। जो सत्ता में आता है उससे लोग चिपक करके जो जाति का फायदा लेते हैं, ये सर्वथा गलत है। हमेशा प्रशासनिक रूप से लोगों को जो है क्या कहते हैं ड्यूट करना चाहिए, तब आपका सुशासन रहेगा, नहीं कुशासन हो जाएगा। मिला जुला तो के इस ये तरह जो सुप्रीम है, जो जी बोलिए। चाहे ओटीटी को लेकर हो, चाहे मुर्शिदाबाद को लेकर हो, मिला जुला के जो काम सरकार को करना चाहिए, जहां पे वो अनकंफर्टेबल होता है वहां सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कराना चाहता है। नहीं इसीलिए तो सुप्रीम यही कोर्ट अब ये लगातार है। आप सोचिए कि जो 3 तलाक का मामला था उसको दीपक मिश्रा ने ऑब्जर्व किया ईसाई तलाक के मामले में कि 3 तलाक बड़ा गलत है, और उसमें इनरे जो है मुकदमा कायम होगा उसमें। हालांकि बाद में जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ लोगों से कुछ मुस्लिम औरतों से दाखिल करवाई गई। तो हर जगह तमाम लोग हैं, कभी भी विभीषणों की जो है किसी भी समाज में कभी कमी नहीं रहती। फलीता लगाने के लिए कोई ना कोई पैसा लेके किसी न किसी लालच में खड़ा हो जाता है। इस तरह जो है तमाम मामले हैं जिसमें जो है कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। अश्विनी उपाध्याय परमानेंट इसके लिए जाने जाते हैं, कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल करने के लिए। वो बकायदे इन्होंने जो आईटी सेल वगैरह जो भी है उसमें लीगल सेल घोषित नहीं किया है, उसके लीगल सेल के वो परमानेंट मेंबर है। और अगर ऐसा नहीं है तो अधिवक्ता अश्विनी परिषद उपाध्याय तो के है खिलाफ ना। क्या कार्रवाई करते हैं जी। अधिवक्ता परिषद तो है ही। हाँ तो अच्छा परिषद है, लेकिन वो जो मतलब कुल मिला के वो अधिवक्ता परिषद तो एक जनरल है ना। एक लीगल हम्म सेल जो होता है कि वो टारगेट करके मुकदमों को दाखिल करता है। अच्छा तो इनके यहाँ 2 लोग प्रमुख हैं, एक तो अश्विनी उपाध्याय है और दूसरे सुब्रमण्यम स्वामी है। वो मोदी को गरियाएंगे, लेकिन वो जो हाई प्रोफाइल जो है टारगेटेड केस है जैसे राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, नेशनल हेरल्ड के खिलाफ, उसके लिए जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी का इस्तेमाल होता है। तो ये टारगेटेड मतलब क्या कहते हैं इन लोगों का जो है वो क्या कहते हैं, तो जो काम ये खुद नहीं कर सकते उसको कोर्ट के माध्यम से कराना चाहते हैं, और लाइक माइंडेड जजेस उसमें आदेश भी दे देते हैं। तो जो गवई ने ये कहा, चूंकि गवई वुड बी चीफ जस्टिस है, हम्म। अगला नाम इन्हीं का है। अगर केंद्र सरकार ने रोका तो इस पर अलग बवाल होगा कि एक दलित जज को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। तो केंद्र सरकार के सामने भी दुविधा है, वरना जिस तरह कोर्ट की इस समय भूमिका है, ये सीधे जो है जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस बना देते, या कई लोगों का उल्लंघन करके विक्रमनाथ को चीफ जस्टिस बना देते। तो कहने का मतलब है कि अब ये सब मामला फंस गया है, तो कोर्ट जो है वो अपना तल प्रतिक्रिया दे रही है। सवाल इस बात का है कि आप जब हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे तो हम तंज आप, और फिर आप हमारे ही पास आएंगे किसी काम के लिए, तो हम तंज नहीं कसेंगे कि भाई हम तो क्षत्रिय हैं, आप हमारे पास क्यों आए हैं यार, हम तो क्षत्रियवादी हैं, आप हमारे पास क्यों आए, हम तो क्षत्रियों का पक्ष लेंगे, आपका पक्ष नहीं लेंगे, तो आप क्या करेंगे। आप इतना कहने का भी अधिकार नहीं है हम्म हमको, या इतना आपको कहने का भी अधिकार नहीं कि यार वोट लेने क्यों आए हो यार, हम तो दलित हैं, हमको तो तुम मंदिर में हाँ। घुसने नहीं देते, हमको तो तुम अपने बराबर बैठने नहीं देते, हमको तो तुम अपने पात्र में जो है खाना नहीं खाने देते। अगर हमने तुम्हारे पात्र में खाना खा लिया तो उस बर्तन को तुम त्याग के दूसरा बर्तन मंगवाते हो। तो पहले का जमाना खत्म हो गया जब लकड़ी का डोका डोकी लोगों के घर में होता था। बड़े बड़े लोगों के हमने लकड़ी का डोका डोकी देखा है, खाने के मतलब थाली की जगह इस्तेमाल में आता था। बहुत कम लोगों के यहाँ फूल की थाली होती थी। ये तो स्टील का ऐसा जो है आपका सर्वहारा युग शुरू हो गया कि सबके पास स्टील है, फूल हो ना हो। हम्म और वैसे भी स्टील की एक थाली और फूल की एक थाली में जो है वो 12-15 तो स्टील की थाली आ जाएगी, तब शायद एक फूल की थाली मिले। तो कुल मिला के आप जब आपको जब जरूरत हो तो हम हैं, तब हम हिंदू हो जाते हैं। और आपको जब जरूरत नहीं है तो उसी तरह जब आपको जरूरत हो तो हम जो है माननीय चीफ जस्टिस जज हो जाते हैं, चीफ जस्टिस हो जाते हैं, जब आप अपने राजनीतिक एजेंडे को हमारे माध्यम से लागू कराना चाहते हैं। और हमने एक बात कह दिया कि सीधे सीधे ये अन्याय है, तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है।
अरे आप ये तो सोचिए कि आज नहीं तो कल लोकतंत्र में, लोकशाही में अगर आपकी सरकार बदलती है और फिर आपकी राज्य सरकारों के साथ इसी तरह की मनमानी केंद्र सरकार करती है, तो ये नजीर उसमें भी तो काम आएगी। अगर आज की डेट में आपकी मनमानी बंद हो गई तो आपकी सरकार के दूसरे की सरकार अगर केंद्र में बन गई तो आपकी सरकार के प्रति भी तो मनमानी बंद हो जाएगी। आखिर कांग्रेस पर क्या आरोप लगता था कि गवर्नरों के माध्यम से जो है विपक्षी राज्य सरकारों को डिस्टेबलाइज करती है, तो वो आरोप आप पर भी लग रहा है। तो अगर आज बंद हो गया तो कल आप पर भी नहीं रहे। और वक्फ कानून की अगर से आप लगा करके सब जमीनें लेना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि इसकी वजह से जिंदगी भर सत्ता में रहेंगे। अभी तो आपका इतना सब एजेंडा चलाने पर 240 पर आ गए और उसमें भी 100 सीट आपने बेईमानी से जीती। यानी ईमानदारी से होता तो 140 से 135 पर रहते आप, तो आपकी सरकार तो नहीं बनती इतना हिंदुत्व चलाने के बाद। तो अब ये क्यों नहीं सोचते कि कल गए अगर हमारी सरकार नहीं बनी और यही सब नियम अगर जो है क्या कहते हैं मंदिर और तमाम चीजों पर लागू हो गया, संघ की प्रॉपर्टियों पर लागू हो गया, जांच शुरू हो गई कि संघ के पास इतना कहां से पैसा आया कि केशवपुंज का निर्माण हो गया, बीजेपी के पास इतना कहां से पैसा आया कि पूरे देश भर में जिला कमेटियों का भवन जो है वो क्या कहते हैं 5 सितारा भवन बन के तैयार हो गया, हर कमरे में एसी लगा हुआ, उसके बिजली का बिल कहां से आता है। तो अगर ये सब जांच हो गई तो आप कहाँ के रहेंगे? तब आप कहेंगे कि ये जो है दम घोटने की कोशिश हो रही, गला घोटने की कोशिश हो रही। मैं कह रहा हूं कि आप विपक्षी दलों के कार्यालयों को न टारगेट कीजिए, आपके भी कार्यालयों को टारगेट नहीं हुआ जब विपक्षी दल की सरकार होगी, और आप आवाज करेंगे तो कल होगा। और राहुल गांधी ने एक से अनेक बार इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार बदलेगी तो एक एक का हिसाब होगा। जी, जी। आप चलिए, कांग्रेस के ही बनाए हुए कानूनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस जानती है ना कि हमारे कानूनों का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, तो हम कैसे दुरुपयोग कर सकते हैं। और वो करने लगी तो क्या होगा, या विपक्ष के लोग करने लगे तो क्या, वो क्या वो है क्या, क्या कहते हैं मतलब गंगा स्नान करके दूध के धुले हुए हैं कि सरकार सरकार वो सरकार में भी रहेंगे तो भी आपको सरकार सरकार कहेंगे। उस जमाना मुलायम सिंह का भूल जाइए जो दोस्ती निभाते थे। अब आप दुश्मनी निभाएंगे तो वो भी दोस्ती दुश्मनी निभाएंगे। आने दीजिए उनको, फिर आप देखिएगा। जी बोलिए। ठीक है सर। चलिए, शुक्रिया। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट, अभी तो बहुत दिलचस्प मोड़ पे है मामला, कई मामले हैं, देखते हैं क्या-क्या होता है, इस पे चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। शुक्रिया सर, नहीं थैंक यू। एक और प्रश्न, नहीं प्रसंग, बस एक बात और सुन लीजिए। आप हाँ, समझ हाँ, हाँ लीजिए हाँ। कि मामला कहाँ जा रहा है। जी, आज जी, एक जी। खबर आई है निकल करके, अभी डेवलप नहीं हुई, कि जस्टिस यशवंत वर्मा के 52 हुँ, मामलों में उस पे फिर अलग से जो है एपिसोड वो, करेंगे, फिर से सुनवाई हाँ होगी। नहीं करेंगे, लेकिन वो होगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो जांच कमेटी है वो एडवर्स जा रही है इनके खिलाफ। इसका हुँ, निहितार्थ हुँ। आज के देश में ये मुझे लगता है, तो इसलिए जी, मैंने बता दिया आपको। शुक्रिया सर, और देखते रहिए हमारी ठीक है। खबर।